आप देख रहे हैं बिग डिबेट में, हूँ आपके साथ अभिजीत तिवारी। मध्य प्रदेश में अब मोहन राज होगा। डॉक्टर मोहन यादव ने आज राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। वहीं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है डीएन न्यूज पर। सबसे पहला सवाल सर गुलरेज शेख सर आपसे, भाजपा में क्या युवा चेहरों को मौका मिलेगा? मंत्रिमंडल में उनका नाम आएगा? भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है देश की जो दिन पे दिन जवान होती जा रही है। और मध्य प्रदेश में तो आप यदि भाजपा के पदाधिकारियों की, प्रदेश के पदाधिकारियों की औसत उम्र निकालेंगे तो 50 साल मिलेगी। प्रवक्ताओं की निकालेंगे तो 45 से भी कम निकलती है। जिलों में भी आप निकालेंगे तो जिले के जो अध्यक्ष है वो भी 45 से 50 के बीच में मिल रहे हैं। तो एक युवा पार्टी है डेफिनेटली। और हाँ, हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय है वो भी एक युवा मुख्यमंत्री है। तो जहाँ तक मंत्रिमंडल का विषय है, इसमें युवाओं को डेफिनेटली अवसर मिलेगा। युवाओं के साथ अनुभव भी दिखेगा आपको, सभी क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलेगा, लिंगों का अनुपात भी बिल्कुल रहेगा। तो एक सर्व समावेशी जो सभी क्षेत्रों को, सभी वर्गों को, दोनों लिंगों को बिल्कुल रिप्रेजेंट करने वाला हो, ऐसा मंत्रिमंडल आपको दिखाई देगा। तो सर इस बार नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा जताया जाएगा या फिर पुराने चेहरों के साथ नए चेहरों को मिलाकर के मंत्रिमंडल होगा? मैंने आपको कहा ना कि अनुभव और यूथ दोनों का तालमेल आपको नजर आएगा। सर सबसे बड़ा सवाल होता है महिलाओं की भूमिका क्या होगी? कैबिनेट के मिनिस्टर दिखेंगी और प्रमुख विभाग दिखेंगे। और महिलाओं की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा महिलाओं को सम्मान देती है। जी राजेश जी, गुजरात मॉडल की अगर बात करें, गुजरात मॉडल में ज्यादातर नए चेहरों को शामिल किया गया था, क्योंकि उसी प्रकार का भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा मंत्रिमंडल। इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन दोनों तीनों पदों से जिस तरह से सरप्राइज रहा सेंटर पर, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी, ऐसा ही कुछ इसमें भी होने वाला है कि बहुत सारे लोग जो सोच रहे होंगे कि मंत्री बनने, जिसने पूरी तैयारी कर रखी होगी, हो सकता है उन्हें मंत्री ना बनाया जाए, कुछ नए लोगों को लिया जाए। और जैसा डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है कि आज दूसरी पार्टियों को ये सबक लेना चाहिए कि एक परिवारवाद नहीं होना चाहिए, दूसरा उम्र के हिसाब से काम करना चाहिए। आप बुजुर्ग से बुजुर्ग लोगों को छोड़ने को तैयार नहीं हो, और बीजेपी जो है बुजुर्ग लोगों को मार्गदर्शन में, निर्देशन में यंग लोगों को आगे बढ़ा रही है। और इसी समय की जरूरत यही है कि जब जॉर्जिया मेलोनी जैसे हम प्रधानमंत्रियों को देखते हैं तो उस समय अगर हमारे यहाँ के कई ऐसे लीडर्स हैं जो कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, जिनको कभी खांसी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, जरा सा ज्यादा बाहर घूम लिए तो इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे लोगों को अगर आप बड़े पदों पर रखेंगे दिक्कत आएगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो मध्य प्रदेश में इस बार जो सिस्टम इन्होंने तीनों जगहों पे किया है, दो मुख्यमंत्री का, शायद इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अब बीजेपी नहीं चाहती कि कहीं पे भी वो समस्या है, जैसे अभी वहाँ पे राजस्थान में अभी भी आ रही है। मैडम ने कल जो सूत्रों से, हम लोग अपन पक्का नहीं कह सकते, पर सूत्रों से पता चला कि उन्होंने कहा कि मुझे 1 साल के लिए फिर से मुख्यमंत्री बनाओ। मतलब आप देखिए, ये कैडर बेस्ड पार्टी है, ये आप कौन होते हो बनाने वाले, नहीं बनाने वाले? जो पार्टी ने डिसाइड किया उसके साथ चलना चाहिए। और वो कब होता है? जब ये लंबे समय तक कोई आदमी एक सीट पे बैठा रहता है और अपनी जो है उसको बकौती मारने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बात है। दूसरी बात ये, बहुत सारे कार्टून आ रहे हैं, बहुत सारे ये आ रहे हैं कि एक तरफ वो रहते थे गहलोत, फिर एक तरफ भी आ जाती थी मैडम। ऐसा कुल मिला के भाजपा को इस बार ध्यान रखना पड़ेगा कि मंत्रियों में भी बहुत सोच समझ के बनाए जाए, और कम से कम ये ध्यान रखा जाए कि एज का क्राइटेरिया है जो उसका ध्यान रखा जाए, क्योंकि उससे जब यंग लोग आते हैं, आपको अभी आपने डॉक्टर साहब से एक बात पूछी कि यंग लोगों पे ब्यूरोक्रेसी हावी होती है, तो आपको उसकी छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए। राजवर्धन सिंह दस्ती गांव भले चुनाव हार गए, लेकिन आप किसी से भी पूछना, जो अपने प्रेस के लोग हैं, जो उनसे मिलते होंगे, जो उनकी कार्यशैली देखते होंगे, उनका जो सिस्टम था, किसी ऑफिसर की चाहे पीएस भी हो, उनकी बात को क्रॉस करना,
मतलब इसलिए नहीं कि कोई वो दादागिरी करना, इसलिए बिकॉज ही वॉज अ लर्नेड पर्सन, ही इज अ लर्नेड पर्सन। अब चुनाव हार गए डिफरेंट चीज है, वो राजनीति में लोकतंत्र है ये, लेकिन उन्होंने जिस तरह से काम किया, उन्होंने जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन जो उनको दिया गया था, उसको एक एक डाटा, एक एक चीज को याद रखते थे जहां जाते थे। और कोई भी अगर समझ लो नीचे के किसी ऑफिसर की शिकायत आ गई उनके पास कि फलानी जगह पे ये गड़बड़ हुई है, तो तुरंत उस पर एक्शन लिया है, उसमें ये चिंता नहीं की है। और भले ही वो कुछ कई रूल, किसी ने बोला कि नहीं साहब ये रूल्स नहीं है, तो रूल्स क्या होता है, मिनिस्टर के लिए रूल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना इंपॉर्टेंट वो उस लोकतांत्रिक तरीके से काम हो, गवर्नमेंट की छवि खराब ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, उसके लिए छोटी मोटी चीजें कोई इधर से उधर करनी पड़े, वही काम मंत्री और मुख्यमंत्री का होता है। तो वो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने किया, और यही काम राजवर्धन सिंह राठौर ने भी किया जब वो मंत्री थे। तो और फिर किरण रिजिजू भी छोटी उम्र के हैं, ऐसी बहुत सारे छोटी एज के लोग हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। इसलिए एज के कारण हम ये नहीं कह सकते कि एज के कारण कई बुजुर्ग लोग जो होते हैं उन पर भी ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है, ब्यूरोक्रेसी के पे ही डिपेंडेंट रहते हैं वो, और इस कारण से कई बार उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है पार्टी को भी। तो इसलिए ऐसा लगता है कि यंग लोग आएंगे और नए लोग आएंगे। तो कुल मिलाकर के योग्यता के आधार पर यदि योग्य होगा विधायक, तो कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं जाने वाली है। वो ऑफिसर जिन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट, सॉरी दिग्विजय सिंह जी की गवर्नमेंट में जुल्म किए, वो बीजेपी की गवर्नमेंट में बड़ी बड़े पदों से होकर रिटायर हो गए। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है, हार्डकोर होना और हार्डकोर दिखना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। आपकी लाइन अच्छी होनी चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, पर सिर्फ दिखने के लिए, आपने दिखने के लिए दो निर्णय ले लिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है वो सारी चीजें। अब जैसे देखिए वो जिस पर अभी पीएफआई वाले पे काम कर रही है एनआईए, तो पीएफआई पे क्या गड़बड़ हो रही है। फिर उसके बाद कुछ आदिवासी, अभी इस समय जो जरूरत है कि आदिवासियों में कुछ ऐसे संगठन तैयार हो रहे हैं जो कि उनको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, जो उनको मेन स्ट्रीम से भटका रहे हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और सीएम से, इस सरकार से ये उम्मीद है कि उन विषयों पे ज्यादा ध्यान देंगे। डॉक्टर गुरवेज से भी यही निवेदन है कि अपनी सरकार को बताएं कि वो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है जिन पर ध्यान देना जरूरी है। नहीं तो जिस तरह से एंटी एस्टेब्लिशमेंट विचार लोगों में आ रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ जो लोगों के मन में बातें आ रही हैं, तो वो नहीं आनी चाहिए। और अगर 10% लोग भी गलत समझ रहे हैं तो उसका खामियाजा आने वाले 5-10 सालों में पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। उस पर ध्यान देने की पहले जरूरत है। जी रवि जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे लेंगे। हार्डकोर होना और हार्डकोर हिंदुत्व दिखाना दोनों ही बहुत अलग अलग है। हाँ बिल्कुल अभिजीत, हालांकि जौहरी जी ने सही कहा। देखिए हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में यानी 17 साल पहले लाउड स्पीकर के बैन किया था, और उसमें यह था कि एक निर्धारित समय के बाद तेज आवाज में नहीं बजना चाहिए, वो उस पर प्रतिबंध। लेकिन होता यह है कि देखिए किसी राज्य में इसको फॉलो किया गया, किसी में नहीं हुआ। आप देखिए समय समय पर इसको लेकर विवाद भी उठते रहे। आपको ध्यान होगा कि कुछ फिल्म अभिनेताओं ने भी इसको लेकर ट्वीट किए, उस पर विवाद की स्थिति बनी। महाराष्ट्र में तो देखिए कितना बखेड़ा खड़ा हुआ कि वहाँ लाउड स्पीकर पर बैन गया, तो फिर वो अगर लाउड स्पीकर बजाए गए तो फिर वो कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा बैठकर सड़क पर पढ़ा। वो तमाम चीजें हुई हैं और ये एक विवाद का विषय है हालांकि। और लेकिन मुझे लगता है कि एक गाइडलाइन बनेगी कि एक निर्धारित समय के बाद जो है वो तेज आवाज में नहीं बजे, क्योंकि वास्तव में अगर रात को कोई 12 बजे तक ढोल धमाके बजाता है, लाउड स्पीकर बजाता है, तो धार्मिक स्थलों के अलावा भी अन्य जगह इस तरह के नियंत्रण है, पहले से नियम है। उसको किस तरीके से पालन किया जाता है अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। इस निर्णय से ये मान लिया जाए कि हिंदुवादी छवि वाले ऐसा नहीं है अभिजीत। मुझे लगता है कि हार्ड हिंदुत्व जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार में ये सब नहीं चलता है। पार्टियों में ये सब हो सकता है, लेकिन राजनीतिक दलों में हो सकता है, कहने की बात है। लेकिन जब आप कोई भी व्यक्ति सत्ता में बैठ जाता है तो उसे संभाव से सभी को देखना पड़ता है, सभी वर्गों का ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसे हार्डकोर जैसी कोई स्थिति नहीं है। अब निश्चित तौर पर जो कोर्ट का आदेश है, जैसे गुलराज जी ने भी कहा कि उस कोर्ट के आदेश का पालन कराना सरकार की प्रायोरिटी रहती है, और उसी क्रम में मुझे लगता है कि ये आदेश जारी किया गया हो ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। अगर किसी को रात में सोने में, बुजुर्गों को तकलीफ होती है, मरीजों को परेशानी होती है, तो निश्चित तौर पर ऐसी चीजें प्रतिबंधित की जानी चाहिए कि एक निर्धारित समय के बाद जो है वो उसका उपयोग ना हो। तो मुझे लगता है कि चूंकि अभी जब विस्तार से कोई आदेश आएगा, उसकी जब डिटेल आएगी तब उसके बारे में ठीक से कहा जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हार्डकोर जैसी कोई बात है, क्योंकि सरकार में ये सब नहीं चलता है। हार्डकोर दिखना या हो या
करना हो, वो तमाम चीजें नहीं चलती है। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर हार्डकोर होना या दिखना ये एक अलग बात हो जाती है। हालांकि फिर भी सवाल यही बना हुआ है कि मंत्रिमंडल में किन नामों को शामिल किया जाएगा। हालांकि आज के एक्शन से ऐसा लग रहा है कि जो हिंदूवादी चेहरे होंगे, हो सकता है उनको प्राथमिकता दी जाए। तो ये तमाम सारे सवाल अभी फिलहाल बने हुए हैं, ये तभी पूरे होंगे जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि भाजपा हमेशा से ही चौंकाने वाले नाम सामने लेकर के आई है। फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए डॉक्टर गुलरेज शेख आपका बहुत धन्यवाद, डॉक्टर राजेश जौहरी जी आपका भी बहुत धन्यवाद, डॉक्टर माफ कीजिएगा पॉलिटिकल लीडर रवि अवस्थी जी आपका भी बहुत धन्यवाद।